सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रसेल्स हमले की आईएस ने ली जिम्मेदारी। संदिग्धों की तलाश में बड़े पैमाने पर छापेमारी। दुनिया भर के नेताओं ने की निंदा। ओबामा का आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में मदद का भरोसा। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सरकार गठन पर हो सकता है फैसला। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने बुलाई विधायक दल की बैठक। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिशों का किया स्वागत। असम चुनाव में दूसरे दौर के लिए 595 लोगों ने भरे पर्चे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। संवेदनशील क्षेत्रों का फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश। चुनाव आयोग को गलत सूचना देने के मामले में केजरीवाल को समन। 30 जुलाई को अदालत के सामने पेशी का आदेश। 2013 विधानसभा चुनाव से जुड़ा आरोप। और T20 विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीतना जरूरी। पाकिस्तान को हरा न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। बेल्जियम में हुए आतंकी हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों में ब्रसेल्स में मारे गए लोगों के लिए शोक का ऐलान किया गया है। 3 संदिग्ध हमलावरों की एक तस्वीर भी जारी की गई है। मंगलवार को ब्रसेल्स एयरपोर्ट और सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 34 लोग मारे गए हैं और करीब 200 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। Aujourd'hui, notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. बेल्जियम नरेश फिलिप ने ब्रसेल्स हमले के बाद 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। दुख की इस घड़ी में पूरी दुनिया बेल्जियम के साथ खड़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत तमाम देशों में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। बराक ओबामा ने कहा है कि आतंकवाद को हराना जरूरी है। The notion that any political agenda would justify the killing of innocent people like this is something that's beyond the pale. आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। बेल्जियम में लेवल 4 की इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। फ्रांस में इन विस्फोटों के बाद आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इसके बाद राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की घोषणा की। 2 attentats ont été perpétrés, faisant de nombreux morts et plusieurs dizaines de blessés. इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मून ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। Secretary General hopes those responsible will be swiftly brought to justice. He's confident that Belgium's and Europe's commitments to human rights, democracy and peaceful coexistence will continue to be the true and lasting response. इस बीच यूरोप के सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बेल्जियम पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी से ली गई 3 संदिग्ध आतंकियों की एक तस्वीर जारी की गई है। पेरिस हमलों के आरोपी सालेह अब्दुल सलाम से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है। अब्दुल सलाम को 4 दिन पहले ही बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर गुरुवार को अंतिम फैसला हो सकता है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये बात कही है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक को उन्होंने राज्य के लोगों से जुड़े मुद्दों का समाधान को लेकर काफी सकारात्मक बताया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार बनाने की कोशिश का स्वागत किया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधे घंटे चली इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई। महबूबा मुफ्ती ने मुलाकात को काफी सकारात्मक बताया है। प्राइम मिनिस्टर से आप मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और अच्छी बात होती है तो नेचुरली जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है मुश्किलात हैं, मामलात है, तो उनके हल होने का रास्ता ज्यादा क्लियर हो जाता है। महबूबा ने गुरुवार को पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें सरकार बनाने पर फैसला होने की उम्मीद है।
बेसिकली मैं वो श्रीनगर मैंने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है। आई कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव पार्टी मीट ऑन थर्सडे। तो सिंस माय पार्टी हैड ऑथराइज्ड मी कि आप जो डिसीजन लेंगी, तो इसलिए मैं वापस जाऊंगी अपने लेजिस्लेटर्स के पास और वहां बैठ के हम आगे क्या करना है, कैसे चलना है, उसका फैसला करेंगे। महबूबा मुफ्ती शुरू से ही प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही सरकार बनाने की बात कहती रही हैं। वहीं बीजेपी एजेंडा ऑफ अलायंस के हिसाब से चलने पर जोर देती रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री शुरू से चिंतित रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद पे खरे उतरे, इसका प्रयास हर राजनीतिक दल को करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार गठन के कवायद का स्वागत किया है। तो जो अभी डेवलपमेंट हुई पीएम और महबूबा जी के बीच में, अच्छी बात है गवर्नमेंट बने, क्योंकि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो आगे आ नहीं रही थी। अभी दो ही चीजें होनी थी, या तो बीजेपी और पीडीपी के बीच में सलाह हो जाती और सरकार बनती, या इलेक्शन होने थे। Yes, there should be a positive outcome. We have been waiting for so many months for them to form the government. We hope they will form a government. The government, whether it's be good or bad, you ask me after 1 year. जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी और पीडीपी के बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन पीडीपी की कुछ मांगों को लेकर बात नहीं बन पाई थी। इसके बाद पीडीपी का रुख भी नरम पड़ गया है। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद 2.5 महीने से राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है और राज्यपाल शासन लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में दूसरे दौर के लिए कुल 595 लोगों ने नामांकन किया है। इनमें से 380 लोगों ने नामांकन के आखिरी दिन यानी मंगलवार को पर्चे दाखिल किए। दूसरे दौर के लिए 15 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 26 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे। दूसरे दौर में असम की 61 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं पहले दौर की 65 सीटों के लिए 561 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले दौर के लिए 4 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने असम में जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों का फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी टीम के साथ सोमवार और मंगलवार को राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने राज्य में निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने का भरोसा जताया है। असम में अगले महीने होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात की जानकारी दी। आयोग की टीम 2 दिन के असम दौरे पर थी। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने तैयारियों का जायजा लिया। गुवाहाटी में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने अपने दौरे का ब्यौरा दिया। Commission has taken note of all their concerns and suggestions, and we have assured them that this upcoming election will be very free and fair, and all of their suggestions will be taken into consideration. They have also assured us of their full cooperation. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के अलग अलग विभागों के अधिकारियों से भी मुलाकात की। आयोग ने जिला अधिकारियों को संवेदनशील जगहों की नए सिरे से पहचान करने के लिए कहा है। We have asked the district authorities that they must undertake the fresh review and fresh assessment of vulnerable locations. Vulnerable locations are the locations where people from weaker section, scheduled caste, scheduled tribes live. And that will be the focus of the election commission or any other area where voters generally feel intimidated or feel threatened. मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक इस दौरान राज्य में 32,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियारों में से 23,000 हथियार जमा करा लिए गए हैं। चुनाव आयोग का खास जोर आपराधिक तत्वों की पहचान पर भी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में 44,000 से ज्यादा गैर जमानती वारंट लंबित थे, जो अब 4,500 बचे हैं। इस दौरान 5 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। डीएम और एसपी को थाना स्तर पर आपराधिक तत्वों की पहचान करने को कहा गया है। आयोग ने वोटरों की सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने के निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग का जोर चुनाव के दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक समरसता बनाए रखने पर होगा। आयोग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली सरकार ने 13 महीने की सरकार में 14 बिल पारित किए, लेकिन इनमें से एक भी बिल को केंद्र की मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र किया। इसमें कोई नया बिल नहीं लाने की भी बात कही गई। सरकार ने स्कूलों की प्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए दिल्ली विधानसभा में कई विधेयक पारित किए हैं। मेरी सरकार इन प्रस्तावित विधानों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है। जुबा बेशक उपराज्यपाल नजीब जंग की है, लेकिन ये दर्द दिल्ली सरकार का है। दिल्ली विधानसभा में अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल ने ऐसे विधेयक गिनवाए जिन्हें केजरीवाल सरकार ने पास तो कर दिया, लेकिन केंद्र से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। अब यहाँ से हम बिल पास करते हैं, सारे सदस्य मेहनत करते हैं, सरकार मेहनत करके तैयार करती है और वो केंद्र सरकार उनको लेके बैठ जाती है। तो पहले तो जो दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी बिल हैं वो अभी पिछले सत्रों में हमने पास करके भेजे हुए हैं। यूनिवर्सिटी बनाने का, एजुकेशन को चेंज करने का, लेबर लॉज चेंज करने का, जर्नलिस्ट की सैलरी का भी बिल है उसमें। तो उनको हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ से पास होकर आएँ। जो 14 बिल अटके हैं उनमें जन लोकपाल बिल, निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर नियंत्रण से जुड़ा बिल और विधायकों का वेतन भत्ता 400% बढ़ाने वाला विधेयक भी शामिल है। 28 मार्च को विधानसभा में साल 2016-17 का बजट पेश होगा। बजट सत्र 31 मार्च तक चलना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने चुनावी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में आरोपी के तौर पर समन किया है। अदालत ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने जानबूझकर ब्यौरा छुपाया और उसे दबाया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने केजरीवाल को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस आरोप में केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के पर्याप्त आधार हैं कि उन्होंने हलफनामे में अपना सही पता छुपाया और अपनी संपत्ति का बाजार मूल्य कम करके दिखाया। अदालत ने एनजीओ मौलिक भारत ट्रस्ट की तरफ से दायर आपराधिक शिकायत पर यह आदेश पारित किया। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बन गया है। दरअसल मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव काफी लंबी छुट्टी के बाद अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंचे थे, जिसे लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचने की खबर है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव को मंगलवार को फिर से छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। अप्पा राव मंगलवार को ही 2 महीने की छुट्टी के बाद लौटे थे। छात्रों ने कुलपति के घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। विरोध करने वाले छात्रों का आरोप है कि रोहित की खुदकुशी के पीछे अप्पा राव ही जिम्मेदार हैं। Everybody knows he is the main one in Rohit's death. So almost 2 months get over, and again without informing anyone, he simply delivered noticed, and he came and occupied his seat, and he started executive council meeting along with some students. हालात को काबू में करने के लिए कुलपति आवास के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। विरोध और प्रदर्शन के बीच अप्पा राव ने छात्रों से बातचीत से मतभेद सुलझाने की गुजारिश की है। పాల్పడితే మనకి చెడ్డ పేరు రావడం కాకుండా యూనివర్సిటీకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది। అన్ని చోట్ల అందరికీ ఇలాంటి దేశంలో విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇలాగ అరాచకం జరుగుతుంది, ఇలాంటి దౌర్జన్యం జరుగుతుంది అనేది రాంగ్ సిగ్నల్ వెళ్తుంది। కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు విద్యార్థులందరూ అటువంటి దౌర్జన్యాలకు పాల్పడకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా కానీ ఇబ్బంది ఉంటే ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళ కన్సర్న్ ఏంటో చెప్పాలి। वहीं अप्पा राव की वापसी के मुद्दे पर लेफ्ट और कांग्रेस ने भी हैरानी जताई है। ये लड़ाई खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आज तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी उस प्रोटेस्ट में अपने आप को शामिल किया जो वीसी के खिलाफ आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में हो रहा। There is a demand for justice to Rohit. How could anybody keep quiet?
the student, a brilliant scholar, was forced to commit suicide, to take such an extreme step. And what is the justice? पिछले साल राव ने रोहित समेत 5 छात्रों को निलंबित किया था, जिसके बाद 17 जनवरी को रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से ही राव छात्रों के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रेक के उस पार तमाम अहम खबरें जा रही हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने में देरी करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश से गरीबी दूर करने के लिए कृषि में तेज विकास जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि फसल खराब होने पर किसानों को पूरा मुआवजा मिलेगा। The farmer is going to pay less. Insurances also, as some of you are extremely experienced in this line, depend on volumes. The cost of premium depends on large volumes. And therefore, he's going to pay less. Much larger risks are covered. And in the event of a crop failure, he is going to be paid more. वित्त मंत्रालय फसल बीमा योजना को मजबूत बनाने पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत समय पर मुआवजा नहीं देने वाली कंपनियों को जुर्माना देना होगा। There is going to be no delay in sending consolidated proposals to insurance companies. No delays in settling claims. There are time frames which are set out. Not that they weren't earlier, but at this point of time, in this particular scheme, we are looking at penalties for delays. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रैल से देश भर में लागू होगी। इसमें किसान न्यूनतम प्रीमियम पर फसलों का बीमा करा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने भारत के महत्वाकांक्षी सार्क उपग्रह परियोजना से हटने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान ने इस परियोजना से हटने का फैसला किया है, इसलिए इसे अब सार्क उपग्रह नहीं कहा जा सकता है। अब ये दक्षिण एशिया उपग्रह होगा। जून 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसरो से ऐसा उपग्रह विकसित करने को कहा था जिसे पड़ोसी देशों को उपहार के रूप में समर्पित किया जा सकता हो। नवंबर 2014 में नेपाल में दक्षेस सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने दूरसंचार और टेलीमेडिसिन समेत विविध क्षेत्रों में सभी सदस्य देशों को फायदा पहुंचाने के लिए उपग्रह विकसित करने के भारत के फैसले की घोषणा की थी। आंग सान सू की को म्यांमार की नई कैबिनेट में जगह मिल गई है। उनका नाम कैबिनेट में जगह पाने वाले लोगों की सूची में शामिल है। सू की की पार्टी नेशनल लीग डेमोक्रेसी ने म्यांमार में नवंबर में हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। म्यांमार के संविधान के मुताबिक सू की राष्ट्रपति पद नहीं संभाल सकती, लेकिन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थिन क्वाब की कैबिनेट में अब वो विदेश मंत्री बन सकती हैं। इस हफ्ते के आखिर में संसद में इन पदों के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद औपचारिक नियुक्ति तय होगी। दोनों सदनों में एनएलडी का बहुमत है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का 3 दिन का ऐतिहासिक क्यूबा दौरा खत्म हो गया। कल बराक ओबामा क्यूबा की राजधानी हवाना से अर्जेंटीना के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो ने उन्हें विदा किया। इससे पहले हवाना में ओबामा ने क्यूबा के असंतुष्टों से मुलाकात की और इस द्वीप पर राजनीतिक स्वतंत्रता दिए जाने के लिए अपील की। ओबामा ने टीवी पर लाइव संबोधन में कहा कि वो दशकों के शीत युद्ध को दफनाने के लिए कम्युनिस्ट धरती पर आए हैं। ऐतिहासिक दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी नेता ने कहा, मुझे क्यूबा के लोगों में यकीन है और अब प्रतिबंध हटने का वक्त आ गया है। हालांकि
ओबामा ये कहने से नहीं हिचके कि क्यूबा में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी है और भविष्य क्यूबा में हुए बदलाव पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, नागरिकों को बिना डरे मन की बात कहने, संगठित होने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people. I believe citizens should be free to speak their mind without fear. I believe that every person should have the freedom to practice their faith peacefully and publicly. And yes, I believe voters should be able to choose their governments in free and democratic elections. बात क्रिकेट की। विश्व कप T20 में आज भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के बाद भारतीय टीम इस सिलसिले को हर हाल में बरकरार रखना चाहेगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत की कोशिश बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की होगी। पहले मैच में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। अब टीम अगर एक और मैच हार जाती है तो सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। वहीं बांग्लादेश अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है, लेकिन बांग्लादेश बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर करने के लिए मशहूर है। ऐसे में भारतीय टीम बांग्लादेश को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। वहीं बांग्लादेश अपनी बॉलिंग और फील्डिंग के जरिए भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेगी। You can't take any team lightly. The way Bangladesh have progressed in last 2, 3, 4 years is amazing. The batting order they have, they're probably one of the best batting order in world cricket now. So we need to be careful, and we need to be very disciplined with our bowling and fielding to restrict them. वहीं विश्व कप T20 में न्यूजीलैंड की जीत का सिलसिला मोहाली में भी जारी रहा। मोहाली में पाकिस्तान पर जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है। सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल के अर्धशतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 22 रन से हरा दिया। अब न्यूजीलैंड के 6 अंक हो गए हैं और वो सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 180 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने भी धमाकेदार शुरुआत की और महज 5.3 ओवर में 65 रन बना दिए, लेकिन आखिर के 5 ओवर में पाकिस्तानी बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। पाकिस्तान की 3 मैचों में ये दूसरी हार है और उसके अभी 2 ही अंक हैं, जिससे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह काफी मुश्किल हो गई है। अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन तीनों को फांसी पर लटका दिया था। इन तीनों ने भी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। आजादी के इन मतवालों को राज्यसभा टीवी की श्रद्धांजलि। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों की बहरी सरकार तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेज सरकार तक आज़ादी की आवाज़ पहुंचाना था। दर्शक दीर्घा में मौजूद भगत सिंह ने तय समय पर बम फेंका। दोनों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। अनेक पर्चे भी फेंके जिनमें जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके बाद खुद को गिरफ्तार कराया। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ के लिए अंग्रेज सरकार ने अभियान शुरू किया। लाहौर में एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके फलस्वरूप सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने राजगुरु को भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज सरकार ने तीनों पर मुकदमे का नाटक रचा। तीनों पर लाहौर षड्यंत्र और असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला। आज ही के दिन 1931 में इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अपनी जान पे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। ब्रसेल्स हमले की आईएस ने ली जिम्मेदारी, संदिग्धों की तलाश में बड़े पैमाने पर छापेमारी। दुनिया भर के नेताओं ने की निंदा, ओबामा का आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में मदद का भरोसा। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सरकार गठन पर हो सकता है फैसला। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने बुलाई विधायक दल की बैठक। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिशों का किया स्वागत। असम चुनाव में दूसरे दौर के लिए 595 लोगों ने भरे पर्चे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। संवेदनशील क्षेत्रों का फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश। चुनाव आयोग को गलत सूचना देने के मामले में केजरीवाल को समन। 30 जुलाई को अदालत के सामने पेशी का आदेश। 2013 विधानसभा चुनाव से जुड़ा आरोप। T20 विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला आज। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीतना जरूरी। पाकिस्तान को हरा न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।